हेलो दोस्तों, वेलकम टू धर्मा ISPCS यूट्यूब चैनल। दोस्तों 68 BPSC के लिए हमने प्रीवियस ईयर पेपर का एक सीरीज़ चला रखा है, जिसके अंतर्गत हमने घटना चक्र से प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत आपको करा दिए हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का 2 पार्ट भी हमने करा दिया है आपको। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लेंगे। दोस्तों यह मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा पार्ट आपके सामने उपस्थित है, जिसे हम अभी थोड़ी देर में ही शुरू करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मॉडर्न हिस्ट्री से, जो तीसरा पार्ट है आज। दोस्तों हमने 2 पार्ट के अंतर्गत 151 क्वेश्चंस तक कर लिया था। आज हम 152 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने यह वक्तव्य दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आपसे यह भी पूछ सकता है कि यह कहाँ बोले थे, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन बार बार आता है कि यह कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में झंडा फहराए थे? तो 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। इसलिए दोस्तों इनको भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? नहीं, भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट कहाँ पर है दोस्तों? जर्मनी में। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। दोस्तों यहीं से इन्होंने एक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन लंदन से ही श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किए थे। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था, इस फैक्ट को याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो 1911 ईस्वी में। दोस्तों दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। इसी दरबार में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। यदि आपसे डेट पूछेगा तो 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। साथ ही इसी दरबार में कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों 1905 में स्वराज्य प्रस्ताव का जो उद्देश्य था वह स्वशासन सुनिश्चित करना। दोस्तों इसमें 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। एक स्वशासन सुनिश्चित करना, दूसरा स्वदेशी, और तीसरा बहिष्कार, और चौथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पास किए गए थे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसमें सभी आंसर होगा। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर भी समस्या थी। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य क्या होना चाहिए, नरम दल और गरम दल दोनों के बीच मतभेद था। कांग्रेस आंदोलनों में लोगों की भागीदारी पे भी दोनों में मतभेद था। इसी कारण कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हो गया। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह कथन किसने बोला था? तो इसका आंसर होगा W हंटर ने। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1924 ईस्वी में। दोस्तों कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी 1924 में। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? तो सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? दोस्तों
इसमें वैसे तो 20 जुलाई 1905 होना चाहिए, बट इसके करीब जो आंसर दिया है 19 जुलाई 1905, इसको आयोग ने आंसर माना था। बट इसका अगर आप सही देखेंगे तो 20 जुलाई 1905 होना चाहिए, बट किसी किसी बुक में 19 जुलाई 1905 को भी माना गया है। दोस्तों, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इसी दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में भी मनाने की सलाह दी। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो मदन लाल धिंगरा को। करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में जाकर मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर कर दिया। दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। दोस्तों, इसी अधिनियम अर्थात 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन भी लागू किया गया। न्यू लैम्प्स फॉर वर्ल्ड ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। वैसे 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिरी को फांसी की सजा दिया गया था। इसमें एक और व्यक्ति थे चंद्रशेखर आजाद, बट वह फरार हो गए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन शामिल थे? इसमें से ऑप्शन छांटना है, तो इसमें भगत सिंह हो गए दोस्तों। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का। दोस्तों, एक पंक्ति है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। किसने बोला था? तो बिस्मिल। दोस्तों, बिस्मिल का पूरा नाम याद रखिएगा। कभी कभी आपसे पूरा नाम ना लिखकर बिस्मिल दो थे, बट आप इसका नाम याद रखिएगा, बिस्मिल अजीमाबादी की थी। बिस्मिल अजीमाबादी इसका आंसर होगा। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचयिता कौन थे? तो इसमें देखिए दोस्तों, सूर्यसेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, बिस्मिल केवल यदि आपको नाम याद रहता तो आप राम प्रसाद बिस्मिल मार देंगे, बट राम प्रसाद बिस्मिल नहीं होगा, बल्कि बिस्मिल अजीमाबादी ने इसकी रचना की थी। इसीलिए इसका आंसर बीपीएससी ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? दोस्तों, भगत सिंह ने दिया। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद की रचना कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, बट इसको पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज्यादा था। 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल इसका आंसर होगा। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? तो सूर्यसेन ने बनाई थी। दोस्तों, सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। आपसे पूछेगा कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया? तो सूर्यसेन किया, जिनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो सूर्यसेन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। दोस्तों, अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, अरविंद घोष बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों को छोड़कर पांडिचेरी में संन्यास का ग्रहण कर लिए थे और वहीं पर एक आश्रम बनाकर रहना शुरू कर दिया था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में हुआ था। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। दोस्तों, उन लोगों का धारणा था कि ब्रिटेन पर अगर कोई संकट है तो भारत के लिए एक मौका है कि उसका फायदा उठाए। इसी कारण गदर क्रांति को छेड़ा गया। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 ईस्वी में। किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था।
स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक जी के साथ। स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसने कहा था? तो सी राजा गोपालाचारी ने बोला था। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? सी आर दास ने। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का लेखन कार्य किया था, जबकि एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा नई इंडिया पत्रों का संपादन किया था। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज्य की मांग की थी। आपसे पूछेगा कि पहली बार कांग्रेस की किस अधिवेशन में स्वराज्य की मांग की गई थी? तो कोलकाता अधिवेशन में। और किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 ईस्वी में। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, जिसका फल इनको 1909 में मिल गया। मतलब 1909 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र लागू कर दिया गया। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत हुआ। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.एस. ऑलकॉट का योगदान नहीं था। दोस्तों, होम रूल लीग में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ए सुब्रह्मण्यम अय्यर इससे संबंधित थे, बट टी.एस. ऑलकॉट होम रूल आंदोलन से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल आंदोलन से संबंधित है। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? तो कांग्रेस का 1916 लखनऊ अधिवेशन में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो 1917 ईस्वी में। दोस्तों, सैडलर आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा का कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा का अगर सुधार करना है तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। इसका आंसर यही होगा। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। दोस्तों, 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हुआ तो उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई। आपसे पूछेगा कि शोक दिवस के रूप में मनाने की कब घोषणा की गई? तो 16 अक्टूबर 1905 को। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण। दोस्तों, 1917 में चंपारण में यह आंदोलन हुआ था, जिसमें गांधी जी को चंपारण आने का जो निमंत्रण राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति ने दिए थे, वही कहे थे चंपारण आने के लिए, क्योंकि किसानों को वहाँ बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो चंपारण आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल। सर्वप्रथम 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से भेंट के पश्चात इन्होंने ही गांधी जी को किसानों की व्यथा सुनाई और चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? तो चंपारण में। दोस्तों, चंपारण में जो आंदोलन मतलब जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ
वहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। कहने का मतलब है कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना उनके लिए अनिवार्य था, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। और यह उनसे एक तरह से ज़बरदस्ती करवाई जाती थी और बहुत ही कम मूल्य उनको इसके लिए प्राप्त होता था। इसी संदर्भ में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया और गांधी जी वहां जाकर इस सत्याग्रह की शुरुआत भी की। बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया? तो चंपारण। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसकी रचना थी? तो दीनबंधु मित्र की। दोस्तों, नील विद्रोह का शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। इसको नेतृत्व करने का काम दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया था। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो वाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि राजकोट सत्याग्रह में, खेरा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। दोस्तों, गांधी जी ने ही गरीबों की प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। दोस्तों, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज को ही दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मी, मतलब जो उद्योग में जो मजदूर काम करते थे, वो इसमें भाग लिए थे। निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो जमना लाल बजाज इसका आंसर होगा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण आंदोलन में भाग लिया पहली बार। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो तिनकठिया आंदोलन से। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो राजेंद्र बाबू संबंधित थे, JB कृपलानी संबंधित थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी इससे संबंधित थे, जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। आपसे यह भी ऑप्शन दे देगा, तो जयप्रकाश राम मनोहर लोहिया भी इससे संबंधित नहीं थे, याद रखिएगा उनका भी नाम। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों, राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। दोस्तों, स्वामी सहजानंद को किसानों का प्राण भी कहा जाता था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। आपसे पूछेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला जो सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1936 में लखनऊ में। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आपसे पूछेगा कि भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय इसका आंसर होगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो MN राय। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, मतलब वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास था। इसीलिए आम भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो रॉलेट सत्याग्रह। दोस्तों, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया और इसी के विरोध में जब विरोध किया गया तो जालियांवाला बाग कांड की घटना हुई। और जालियांवाला बाग घटना कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने निस्संदेह रूप से गोली चार्ज करवा दिया।
रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो सन 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो दोस्तों किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग एकत्र हुए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने अपनी उपाधि त्याग दी। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से कौन मार दिया? तो उधम सिंह ने। दोस्तों उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर इसकी हत्या कर दी। वे जालियांवाला बाग का बदला लेने के लिए एक तरह से दृढ़ प्रतिज्ञा की थी और उन्होंने लंदन में जाकर गोली मार दिया। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, किस कारण? तो जालियांवाला बाग त्रासदी के कारण। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में किसने मार दिया? तो उधम सिंह ने। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो महात्मा गांधी ने देखा। दोस्तों एक खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में। दोस्तों 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों आज यहीं समाप्त करते हैं और आगे का क्वेश्चंस कल के सीरीज में हम करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इससे आपको फ़ायदा कितना हो रहा है प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है दोस्तों, आगे के क्वेश्चंस कल करते हैं। थैंक यू।